जिस लगन से, जिस चाहत से, जिस उम्मीद से, नए उत्साह और नए जोश के साथ, जिस आशा और आकांक्षाओं से आप पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के इस ऑनलाइन मीटिंग में हर रोज वक्त पर शामिल होते हो, सहयोग देते हो, सहकार करते हो, सहयोग का, सहकार का यह अनोखा कारवा, सहकार की यह रास्ता तेजी से फैले, आपके और हमारे द्वारा देश के कोने कोने में रहने वाले, हर शहर हर गांव में रहने वाले सभी नागरिकों तक, देशवासियों तक आपकी हमारी यह बातें पहुंचे, आपकी ये मेहनत रंग लाए और सोने की चिड़िया वाला वह भारत, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत सभी को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने वाला, गौरवशाली, मानवतावादी, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय देने वाला भारत, आप सभी की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भारत, आप सभी के द्वारा ऐसे भारत का पुनर्निर्माण हो, ऐसे भारत का पुनर्गठन हो। इस आशा आकांक्षाओं के साथ महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग जलगांव वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की ओर से मैं अंबर सिंह चौहान आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। सहकारियों पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के द्वारा समाज के पुनर्निर्माण आंदोलन को 21वीं सदी में तेज गति से चलाने के लिए इस पंचसूत्री के द्वारा 5 विषयों पर आप और हम रोजाना चर्चा करते हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। वह 5 विषय इस प्रकार है: कल्चर ऑफ कास्ट, कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट या एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ अम्बेडकरिज्म, थिंकिंग स्किल, सोच विचार कौशल विद्या, कोऑपरेशन is another name of Ambedkarism, reconstruction of unjust society and the governance of the great Ashoka. जिस विषय पर आज आप और हम चर्चा करने वाले हैं वह है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अनजस्ट सोसाइटी और टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। पंचसूत्री के इस आखिरी विषय पर चर्चा करने का आज का यह दूसरा दिन है। आज की यह चर्चा एक यादगार चर्चा बने, हमारे अपने दिल और दिमाग में सदा सदा के लिए रहे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। सहकारियों, इस विषय पर और आगे 3 दिन ऑनलाइन मीटिंग में यह ऑनलाइन ट्रेनिंग का सिलसिला चलेगा। उसके बाद आप और हमें सभी को प्रत्यक्ष रूप से समाज में जाकर आज तक हमने जो भी कुछ पीबीएसपी के माध्यम से सीखा है वह फिजिकल मीटिंग के द्वारा लोगों को बताना है, समझाना है और सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना है। इसके साथ वक्त वक्त पर पीबीएसपी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका भी हमें पालन करना है। सहकारियों, इसलिए आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। मुख्य विषय पर कुछ बोलूं उसके पहले हमारे अपने इस ऑनलाइन मीटिंग में नित्य नियमित शामिल होने वाले एक उम्दा, संजीदा, बुद्धिजीवी, त्यागी सहकारी को कोविड-19 के कारण हमने खो दिया है, श्रीमंत यथार जनार्दन, जो छत्तीसगढ़ में थे। उनकी याद में उनका समर्पण भी हमारे साथ सदैव रहेगा। सहकारियों, आज का विषय बहुत ही रोमांचकारी है, एक वैज्ञानिक जिज्ञासा भी आपके और हमारे बीच पैदा करने वाला चिंतनशील सामाजिक विषय है जो हमें कृतिशीलता की ओर बढ़ने में मदद करता है।
क्योंकि अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। सहकारियों, जब कभी भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का इतिहास लिखा जाएगा, तब पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, आप महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के साथ आप सभी सहकारियों, सहयोगियों का, योद्धाओं का नाम भी लिखा जाएगा, क्योंकि महान अशोका के बाद सामाजिक परिवर्तन की इस मूवमेंट में पहली बार एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, थिंकिंग स्किल और कोऑपरेशन जैसे विषय आधुनिक काल में समझाने वाले को समझाने का और सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करने के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने का काम पीबीएसपी ने अपने कंधों पर लिया है। एंड दिस इज द दिस इज द ऑल ऑफ यू। समाज का जो अस्तित्व है ये कोई आज से नहीं, ये बहुत पहले से, हजारों सालों से समाज तो बना हुआ है। सोसाइटी इज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस। आप और हम सभी इसी समाज का हिस्सा है। फिर भी हम आज इस सामाजिक पुनर्गठन पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इस पर भी हमें गंभीरता से सोचना है, समझना है। सामाजिक पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है, किस लिए है, इसके क्या कारण है, यह समझना बहुत जरूरी है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी मीन्स a social transformation. Reconstruction of society means a social transformation movement is an organized possibility for the immunize, renovate, revitalize, rejuvenate of Ambedkar. सहकारी रिकंस्ट्रक्शन मीन्स पुनर्निर्माण करना, रीऑर्गेनाइज करना, रीअरेंज करना, रीऑर्डरिंग करना, समाज की मौजूदा व्यवस्था का पुनर्गठन करना। इसी तरह रिन्यूअल ऑफ लाइफ मीन्स कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, रीशेपिंग ऑफ लाइफ, रिफॉर्म ऑफ लाइफ, रीडिजाइनिंग ऑफ लाइफ, रीबर्थ ऑफ लाइफ। सहकारियों, यह केवल शब्द नहीं है, यहाँ हर शब्द के पीछे एक विज्ञान है। जैसे नेचर है, जो मानवीय जीवन भी इसी नेचर के विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। सहकारियों, रिकंस्ट्रक्शन है, यह जो रिकंस्ट्रक्शन है, रिन्यूअल ऑफ लाइफ है, यह हमें क्यों करना है? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए करना है, मानव अधिकारों को प्राप्त कर प्रत्यक्ष रूप से अमल में लाने के लिए करना है, डिग्निटी ऑफ लाइफ प्राप्त करना है, ह्यूमन राइट्स को प्राप्त करना है, समाज में जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषमता है उसे दूर करने के लिए करना है। भय, भूख, गरीबी और बीमारी से ग्रस्त हमारे अपने लोगों को मुक्ति दिलानी, समाज को सोच विचार करने वाली शिक्षा प्रदान करनी, हर नागरिक कुशल विचारक बने, अपनी सोच विचार करने वाला बने, कौशल्य प्राप्त करके स्वयं पूर्ण और स्वाभिमानी बने, खुशहाली निर्माण हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित गौरवशाली भारत का पुनर्निर्माण। इसलिए हमें इस समाज का, सोसाइटी का और व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल्स का रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल ऑफ लाइफ करना है बाय एक्सप्लोरिंग एंड अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म। असंशोधित अम्बेडकरवाद को समाज में, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रचलित करना है, प्रसारित करना है। सहकारियों, महान अशोका के शासन प्रशासन के हनन के बाद हमारे अपने देश में अनेक बदलाव हुए, दुनिया में भी हुए, लेकिन भय, भूख, बीमारी से ग्रस्त समाज आज भी अपनी मूलभूत दैनंदिन आवश्यक गरज से, चीजों जो लगती है, लगने वाली चीजों से, वस्तुओं से वंचित है। और एक बात है, और वो बहुत महत्वपूर्ण, माइनॉरिटीज आर रूलिंग एंड मेजॉरिटीज आर ऑप्रेस्ड। ये केवल भारत में ही है,
डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद। द माइनॉरिटीज आर रूलिंग एंड मेजॉरिटीज आर ऑप्रेस्ड। भारत के गत 2300 साल के इतिहास में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पूरे भारत के बहुसंख्य के लोगों को कंट्रोल कर रखा है। सत्ताधारी बने हुए बहुसंख्य लोगों को कंट्रोल कर रखा है। और यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अपने इंटेलेक्चुअल्स कोऑपरेटिव नहीं है, आपस में सहयोग सहकार प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमें ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच की बाबा साहब की संकल्पना को साकार करना होगा। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। सहकारियों, आज हमारे अपने देश में जो विषमता और वैमनस्यता है उसका मूल जातिवाद, इसी कास्ट की वजह से आज हमारे समाज में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक राजनीतिक वैषमता पैदा हुई है। इसलिए दिमाग में घर कर के बैठी हुई जाति की जड़ें, जाति की दीवारें कुंकुवत करनी हो, ढीली करनी होगी। इन दीवारों को गिराना होगा। सामाजिक अभिसरण का, सोशल एंडोस्मोसिस का फ्लो बढ़ाना होगा। सोशल एंडोस्मोसिस is the natural flow and exchange of ideas, values, practices, knowledge, and energies between and across the society, between the community and within the society. This is the great need of today's individuals and society. हमारा अपना खोया हुआ सामाजिक सौहार्द, सामाजिक भाईचारा, बंधुता, एकता हमें पुनः निर्माण करना है। सोशल इफिशिएंसी निर्माण करनी होगी। सोशल इफिशिएंसी इज एन हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर्स विद इन अ पर्सनैलिटी। मानवीय मूल्यों को इनकॉर्पोरेट करना, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाना होगा। कम्युनिकेशन के माध्यम से कोऑर्डिनेट करना होगा। एसोसिएट लाइफ को बढ़ावा देकर विद इन द कम्युनिटी, बिटवीन द कम्युनिटी विचारों का आदान प्रदान करना होगा। आपको और हमें जाति के जेल से बाहर आकर खुले विचारों से, ओपन माइंड से, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत डालकर डी कास्ट की ओर कदम बढ़ाना होगा। इसी ओपन माइंड से सोच विचार करने की कुशलता के साथ एजुकेशन, थिंकिंग स्किल और कोऑपरेशन को साथ लेकर डायनामिज्म ऑफ अम्बेडकरिज्म को बढ़ाना होगा। अम्बेडकरवाद की गतिशीलता को बढ़ाना होगा। नया समाज निर्माण करना, अनुभवों के आधार पर जीवन का और विचारों का नवीनीकरण किसे कहते हैं, इसका एक बेमिसाल उदाहरण पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे अपने महापुरुषों ने किस तरह से अपने जीवन में ये बदलाव किए हैं, इसका यह उदाहरण है। और यह उदाहरण संविधान सभा का जो बाबा साहब का पहला भाषण था, उसी से सहकारियों आपके सामने मैं रख रहा। मैं बहुत कुछ बताने के बजाय 17 दिसंबर 1946 का वो जो भाषण है, जब संविधान सभा में बाबा साहब चुनकर गए थे और अचानक संविधान सभा में उन्हें बोलने के लिए कहा गया था, जबकि बाबा साहब को पता भी नहीं था कि आज उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। लेकिन मुस्लिम लीग की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव पर बोलने के लिए बाबा साहब को अचानक बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। तब बाबा साहब ने जो बातें रखी थी, वह इस दुनिया का, पूरे विश्व का बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल सिविलाइज इंटेलिजेंस एंड यूनिवर्स लेवल का है उदाहरण। किस तरह से अपने आप में बदलाव किया जाता है। सहकारियों, क्या कहा था बाबा साहब ने? I knew today we are divided politically, socially, and economically. We are a group of varying camps. And I may go even to the extent of confessing that I am probably
वन ऑफ द लीडर ऑफ क्या, मैं भी उसके ऐसे एक वेरिंग ग्रुप के कैंप का लीडर हूँ, ऐसा समझिए। सभी लोग ऐसे इसी तरह अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से संगठन, बट सर वो चेयर को संबोधित करते हैं, कहते हैं, बट सर विथ ऑल दिस आई एम क्वाइट कन्विंस्ड दैट गिवन टाइम and circumstances, nothing in the world will prevent this country from becoming one. और जैसे ही बाबा साहेब ये वाक्य कहते हैं, पूरे सभागृह में थालियों की गूंज गई। With all our caste and creed, I have not the slightest hesitation that we shall in some form be a united people. और भी तालियां बजती है, cheer होता है। I have no hesitation to saying that, notwithstanding the agitation of the Muslim League for the partition of India, someday enough light would dawn upon the Muslims themselves, and they too will begin to think that a united India is better. Even from them, इतना कहते ही पूरे सभागृह में तालियां की गूंज गूंजती है, चीयर्स होता है, बेंच बजने लगते हैं। साथियों, यह जो उदाहरण है, यह उन लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमंचा था जो लोग बाबा साहब को संविधान सभा में आने से रोकने के लिए उन्होंने प्रयत्नों की पराकाष्ठा की थी। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे और उन्होंने यह डिक्लेयर भी किया था कि देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कैसे संविधान सभा में आते हैं। करिए देखो, इसी भाषण ने बाबा साहब को उस संविधान सभा में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बाबा साहब इस तरह का इस तरह से बाबा साहब स्टेटमेंट करेंगे। यानी ये जो अपने आप में नवीनीकरण था, बदलाव था, अलग अलग गुटों से, अलग अलग पार्टी से होने के बाद भी देश के लिए जो उनका स्टेटमेंट था वो सभी को हैरान करने वाला था, परेशानी में डालने वाला था। कोई ये अनन्य साधन, इसे कहते हैं द यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ये ऐसी यादें एक इतिहास में गवाह के तौर पर आज हम देखते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि उसी पाकिस्तान ने कहा, शायद बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा। देखिए कितनी बड़ी बातें आज हो रही है। यह ऐसे हमारे सभी महापुरुषों ने अपने आप में अपना जीवन को रिन्यू किया है। अपने भाषण से बाबा साहब ने पूरे सभागृह का दिल जीत लिया और संविधान सभा में आने से रोकने वाले, संविधान सभा के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने वाले को अचंभित हो गए। इसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, सोशल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। मौजूदा स्थिति में अपने अस्तित्व को बरकरार रखने का यह एक मिसाल उदाहरण। इसी भाषण में डॉक्टर बाबा साहब आगे कहते हैं, उसी भाषण में बाबा साहब ने और कोई वाक्य कहा है, इट इज इजी टू गिव पावर। जो बुक का स्टेटमेंट है वो इसी भाषण में बाबा साहब ने कहा है, इट इज इजी टू गिव पावर बट इट इज डिफिकल्ट टू गिव विजडम। ये वाक्य भी कहा। यह इस वाक्य से भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, लेकिन आज उसका बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण और वक्त, लेकिन ये इसी एक वाक्य से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। सहकारियों, लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग बीइंग्स इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक नेचुरल है। हर सजीव को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है और चार्ल्स डार्विन का जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, आपको और हमें उसे भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जब थ्योरीज, क्योंकि इस डार्विन की थ्योरी ने दुनिया में जो खलबली मचाई, जो पाखंडवाद को उजागर किया है और जो सत्य, वैज्ञानिक सत्य
उत्क्रांतिवाद में सामने लाया है। इसलिए आप सभी सहकारियों से मेरी अपील रहेगी कि ये क्या है, ये समझना आपको हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि जब स्कूल में हम जब देखते हैं कि कई सारे मतलब बच्चों को अभी ये धार्मिक किसी के ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानव की जो उत्क्रांति हुई है वो किस ढंग से हुई है। और यहाँ तो ऐसी बड़ी-बड़ी बातें बताई गई है कि बहुत पहले हमारे पास कौन-सा विमान था। जबकि आज भी इस काल में भी हमारे अपने अगर अड़ोस-पड़ोस के हमारे सगे-संबंधी देखे, कितने लोगों ने जहाज में सफर उस हवाई जहाज में सफर किया है, कर रहे हैं। हाँ, यानी आज भी हमारे पास वो क्षमता नहीं है और वो कहते हैं कि तो ऐसे पाखंडों का जो उजागर हुआ है इस इवोल्यूशन थ्योरी ने किया है। आगे जाकर उसी थ्योरी को यानी इनहेरिटेंस की जो थ्योरी है, मेंडल्स की थ्योरी, जिसे फादर ऑफ, जिसने आगे जाकर डीएनए आरएनए जीन्स के बारे में भी संशोधन किया है मानवीय जीवन के ऊपर, उत्क्रांति के बाद में इनहेरिटेंस के ऊपर। और ये सारी बातें 1859 में हो रही थी। और आपको बताने के लिए बात है 1859 में प्रोफेसर जॉन डीवे जी का भी जन्म। देखिए साथियों कैसी बात है। और उसके बाद जो वैज्ञानिक तौर पर जो हलचलें हुई है, लोगों को जो कुछ पता चला है, भारत में बहुत लेट पता चला, लेकिन दुनिया में ये बातें बहुत जल्दी प्रचलित हो गई थी। और उसके माध्यम से जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो प्रैग्मेटिज्म की एजुकेशन की सिस्टम थी, वो जॉन डीवे की जो बुक है, हम उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, कई उदाहरण आएंगे, यह आपने सुना भी है। सहकारियों, इसलिए आज का हमारा जो यह विषय है ना, यह बहुत रोमांचकारी है और वैज्ञानिक जिज्ञासा भी पैदा कर, एक चिंतनशील सामाजिक विषय है। यानी सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक विचार मंथन करने के लिए एक वैज्ञानिक दूरदृष्टि पैदा करने वाला यह विषय है। समाज परिवर्तन के इस आंदोलन में सामाजिक पुनर्निर्माण एवं सामाजिक पुनर्गठन, इस प्रक्रिया में महान अशोका के शासन प्रशासन नीतियों का महान आदर्श है। जैसे हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, थिंकिंग स्किल, कारपोरेशन, कोऑपरेशन, जो समाज में जिसे हम समवाय कहते हैं, जिसका जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में इसका बोलबाला था। और इस आंदोलन को में उन्होंने जो भूमिका निभाई है और योगदान निभाया है, और उसी माध्यम से हमारे अपने देश को विश्व गुरु उन्होंने बनाया था, सोने की चिड़िया वाला भारत बनाया था। सहकारियों, विश्व के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शिक्षाविद प्रोफेसर जॉन डुई अपनी विश्वविख्यात किताब डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में लिखते हैं, कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट्स लाइफ इट्स। यानी शिक्षा ही अपने आप में जीवन, व्यक्ति व्यक्ति एवं समाज के पुनर्निर्माण में, आत्मनवीनीकरण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। अपने किताब में वो लिखते हैं, जो कि उनकी किताब का जो पहला चैप्टर है, एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इसमें वह लिखते हैं, जीवन जीने के लिए हमें जिन बातों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी संतुलित आहार हम उसे कहेंगे, उसी के साथ हवा, पानी, ऊर्जा और हमारी जो पीढ़ियां आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन की होती है, इसी तरह शिक्षा की भी जीवन में बहुत बड़ी जरूरत होती है। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी आदतें, अच्छे विचार, अच्छी सोच की जरूरत होती है। सहकारियों, गत 2300 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन विषमता और वैमनस्यता, भय, भूख, बीमारी से ग्रस्त हमारे अपने लोगों की स्थिति नहीं बदली है। इसके साथ साथ सोच विचार करने की जो पद्धत है, जो मेथड है, वह नहीं बदली है। सुप्रसिद्ध थिंकर, माइंड गुरु डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो कहते हैं, आज हमें नई भाषा की जरूरत है, जो शब्दों को संख्या में बदल दे,
जो शब्दों को संख्या में बदल दे। ये सोच विचार करने की जो शिक्षा है वो थिंकिंग स्किल है। उसके ऊपर तो एडवर्ड डी बोनो जी ने अपना बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है। वो कहते हैं कि इंडिया नॉट यूजिंग द इंटेलिजेंस वाइज, नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस वाइजली। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें कही है। और वो कहते हैं, जब ये पूछा गया उनको किसी पत्रकार ने, अगर ये विद्या इस देश के लोगों को सिखाई गई, उन्होंने कहा ये तो ठीक है, अगर इस देश के प्रस्थापित लोगों को बताई जाएगी तो वो तो थोड़ा ये करेंगे, लेकिन अगर इस देश का जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उसे अगर ये विद्या सिखा दी जाए तो यह अपने आप एक बहुत बड़ी जंप रहेगी, एक जंप उनके जीवन में रहेगी, देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी। लेकिन अगर इस विद्या से, इस सोच से इस देश की आम जनता को वंचित रखा जा गया तो इस देश में बास्टर्ड पैदा, क्या हो गए, बास्टर्ड। और उसके कारण देश में जो समस्या है, भूख, भय, गरीबी, क्योंकि कोई चाह रहा ही नहीं, कोई दूसरा चाह रहा ही नहीं। क्योंकि जो थिंकिंग स्किल है वो थिंकिंग स्किल के माध्यम से क्रिएटिविटी निर्माण होती है, एंड क्रिएटिविटी इज द बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स इन द वर्ल्ड। इसीलिए इस थिंकिंग स्किल की आपके हमारे जीवन में बदलाव के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। सहकारियों, अगर इस विषमताजन्य स्थिति को बदलना है तो अपने आप में बदलाव करना होगा। जिस फोर्सफुली इग्नोरेंस के कारण जिस फोर्सफुली इग्नोरेंस के कारण हमारे अपने पूर्वजों को अनडिजायरेबल सोसाइटी में रहने के लिए मजबूर किया गया, उसका परिणाम देश आजाद होने के बाद भी आज हम और अब भुगत रहे। इस स्थिति को बदलने के लिए ये सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझना बहुत जरूरी है। अपने आप में यह नवीनीकरण की प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा। डिस्कवरिंग द क्रिएटिविटी इन वंस सेल्फ कैन बी highly effective component of one's mindset through a mean thinking skill is a life skill। स्किल का जीवन के लिए जो महत्व है इसमें से आप प्रकट होता है। नोशन ऑफ कास्ट, यानी जो जिसने कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी का निर्माण किया है, ये इट इज अ डेंजरस वायरस एंड थिंकिंग स्किल इज एन ए पोटेंशियल एंटीवायरस। यानी जिस डेंजरस वायरस की वजह से हमारे अपने जीवन के प्रगति में जो बाधा पैदा हो गई है, उस बाधाओं को अगर दूर करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग स्किल को सीखना होगा। नोशन ऑफ कास्ट और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी को इस थिंकिंग स्किल के माध्यम से नहस तहस करने के लिए अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। थिंकिंग स्किल में इजाफा करना होगा, आपस में कोऑपरेशन भी बढ़ाना चाहिए। यह सारी बातें एजुकेशन फिलोसॉफी से जुड़ी हुई है। मीन्स इसका मतलब क्या है, यानी एजुकेशन जो है, एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सिविलाइज कल्चर सोसाइटी का, डिजायरेबल सोसाइटी का निर्माण अगर करना है, करना पड़ेगा। लाइफ साइकिल और रिन्यूअल ऑफ लाइफ इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। जन्म और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी जो जन्म लेता है वो एक दिन जरूर मरेगा। कुछ लोगों का जन्म होता है, उसी तरह कुछ लोगों की मृत्यु होती है, यानी दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। जन्म की यह प्रोसेस बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन से होती है। इसी तरह आइडियाज और प्रैक्टिस के माध्यम से समाज का ताना बाना कंटिन्यूअस बुना जाता है। इसी तरह कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन के जरिए यह सभ्यता, सिविलाइजेशन का रिफॉर्म होते आ रहा है। बायोलॉजिकल लाइफ इज इसेंशियल, बट सोशल कल्टीवेशन के लिए, सोशल कल्टीवेशन के लिए, मानवीय सभ्यता के लिए बिलीफ्स, होप्स, कल्चर, आइडियाज, प्रैक्टिसेस यह ट्रांसमिशन के जरिए बड़ों से छोटों में, यानी एल्डर टू यंगर में कल्चर डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन के द्वारा फीलिंग्स, डूइंग्स, थिंकिंग्स ट्रांसमिट होना बहुत आवश्यक है। सिविलाइज्ड हैबिट्स, गुड कल्टीवेशन ऑफ माइंड, रेशनल एंड साइंटिफिक दृष्टिकोण
रैशनल एंड साइंटिफिक दृष्टिकोण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाना चाहिए। अन्य देशों के अलावा हमारे देश में भी रूढ़िवादी, परंपरावादी, धार्मिक बातें ज्यादा ट्रांसमिट होते आ रही है। आज 21वीं सदी में भी यह रूढ़िवादी परंपराओं को मान्यता मिल रही है। उदाहरण के तौर पर हम अगर देखें तो आजकल हमारे देश में जो धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली है, गणपति है, नवरात्र है, कावड़ यात्रा है, कुंभ मेला है, तो धार्मिकता के नाम पर खुलेआम पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण की धज्जियां उड़ाई जाती। कावड़ यात्रा के नाम पर रास्ता, हाईवे बंद कर दिया जाता है। बेवजह होने वाले प्रदूषण की आवाज से बुजुर्गों और छोटे बच्चों को जो तकलीफ होती है, उसके परिणामों की जिम्मेदारी का एहसास उन लोगों को नहीं होता है, ये जो ये सब करते हैं। क्योंकि हजारों सालों से जो रूढ़िवादी प्रथा परंपरा चली आ रही है या निर्माण की है, यह उसी का नतीजा है। बिना सोच वाली प्रथा व परंपराओं को बढ़ावा दिया जा रहा। इसमें और एक बात है, आजादी के बाद कुछ लोगों ने जानबूझकर अपने फायदे के लिए इसे बढ़ावा दिया है। इन धार्मिक उत्सवों को बाजार से जोड़ दिया गया है। हमारे अपने बुजुर्गों पर महान अशोका के शासन प्रशासन हनन के बाद जो फोर्सफुली इग्नोरेंस लादा गया, उसके कारण हमारे अपने लोगों में स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ डूइंग, स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ फीलिंग, मतलब अच्छे सोच विचार पनपने ही नहीं दिए गए, जिसका नतीजा आज आप और हम भुगत रहे हैं। बिना सोचे समझे होने वाले परिणामों की जिम्मेदारी का एहसास ना करते हुए आज 21वीं सदी में भी दिवाली के नाम पर सुबह सुबह पटाखे जलाना, एटम बम फोड़ना, मतलब ज्यादा आवाज करने वाले के पटाखे फोड़ना, जोर जोर से बड़े आवाज में स्पीकर, माइक, डीजे, बेंजो बजाना, ऐसी बैड हैबिट्स हमारे अपनों में पैदा कर दी गई है। सहकारियों, जन्म देना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही स्ट्रॉन्ग हैबिट्स ऑफ डूइंग, स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ फीलिंग को भी बड़ों से बुजुर्गों में, मतलब अडल्ट से यंगर में कम्युनिकेशन के द्वारा ट्रांसमिट करना चाहिए। सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना बहुत बहुत जरूरी है। सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के यह गुण शिक्षा से देना संभव है। स्वयं को संरक्षित करने के लिए, स्वयं को संरक्षित सराउंडिंग की, ताल की एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ऐसे एयर, मॉइस्चर, लाइट, इसी तरह परिस्थिति जन्य, परिस्थिति अनुरूप बदलाव भी जीवन में होता है। पाखंड और अंधविश्वास की रूढ़ी परंपरा कल्चर के बजाय अच्छी सभ्यता, सिविलाइजेशन को अपने आप में परकुलेट करना होगा। सहकारियों, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यह रिन्यूअल ऑफ लाइफ बाय ट्रांसमिशन को समझना बहुत बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मीन्स continual readaptation of environment to the need of living organism. Life covers customs, institutions, beliefs, victims, victories, defeats, recreations of occupation. Life is a whole range of experience. Action on light, एयर, मॉइस्चर एंड मटेरियल की तरह अपना जीवन, अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए हमें भी
अपनी हैबिट्स ऑफ डूइंग, हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, हैबिट्स ऑफ फीलिंग पर एक्शन करनी होगी। अपने अनुभवों के आधार पर स्ट्रांग हैबिट की, अच्छे विचारों की, अच्छे फीलिंग्स की कम्युनिकेशन के जरिए ट्रांसमिशन करना होगा। टू चेंज आवर सेल्फ, टू चेंज आवर सेल्फ एज पर द अकोमोडेशन, दुनिया को बदलने को कहने से पहले अपने आप में बदलाव करना बहुत जरूरी है। जब हम और आप स्वयं सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, लाइक माइंडेडनेस और कॉमन अंडरस्टैंडिंग निर्माण कर लेंगे, तो दुनिया आपका, हमारा अनुकरण करेगी। सहकारियों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी? लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अनजस्ट सोसाइटी। इसे बेहतर समझने के लिए और एक ऐतिहासिक सामाजिक उदाहरण है जिसकी आपको जानकारी है, फिर भी आपको यह बताना बेहद जरूरी है, और वह है मनुस्मृति दहन। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के में रायगढ़ जिला स्थित महाड़ में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया। यह घटना आप सभी को मालूम है, यह आप सभी जानते भी है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए यह घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं, टू एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकर। हमारे अपने अगवा धीमन पीआर अम्बेडकर सर जी ने यह बात अनेक बार आपको बताई भी है, फिर भी आज जो विषय है उस विषय से यह घटना निगड़ित होने के कारण आपको बताना मेरा फर्ज होता है। वास्तविक तौर पर 25, 26, 27 दिसंबर 1927 को महाड़ में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वह कार्यक्रम या परिषद महाड़ चौदार तले की जो पानी परिषद थी, एवं जो आंदोलन के वक्त, यानी जो आंदोलन जो हुआ था 20 मार्च 1927 को महाड़ चौदार तले का, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके अपने हमारे लोगों पर कुछ धर्मांध लोगों ने जो हमला किया था, उस अन्याय की दखल तात्कालीन कलेक्टर ने ली थी। अत्याचार करने वालों पर मुकदमा दायर किया था, उसमें कुछ लोगों को न्यायालय ने दोषी ठहराकर सजा भी सुनवाई थी। इस बात की जानकारी अपने लोगों को देने के लिए इस परिषद का आयोजन किया गया था, लेकिन यह परिषद ना हो इसलिए मनुवादियों ने अनेक हथकंडे अपनाए। खासकर इस परिषद के लिए जगह, जो स्थल है कार्यक्रम करने जगह ही ना उपलब्ध हो, ऐसी योजना उन्होंने बनाई, लेकिन हमारे अपने एक मुस्लिम भाई ने इसके लिए जगह उपलब्ध कराई, और बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन कर उस परिषद का उद्घाटन किया उद्घाटन किया। क्यों किया? जिस मनुस्मृति की वजह से मनुस्मृति के अंदर लिखे हुए जो कुछ बातें थी, उसके आधार पर हमारे अपने पूर्वजों को भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। फोर्सफुली इग्नोरेंस हमारे अपने लोगों में पैदा किया गया था। जाति की दीवारें बनाकर आपस में सहकार खत्म कर दिया गया था। हमारे अधिकार छीन लिए गए थे। ऐसे ग्रंथ को जलाकर महान अशोका का वह शासन प्रशासन महान अशोका का वह शासन प्रशासन और अधिकारों की पुनर्स्थापना करने का कार्य, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का पुनर्निर्माण किया गया। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की यशस्विता की संभावना और पॉसिबिलिटीज पैदा की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस ग्रंथ को जलाकर पाखंड, अंधविश्वास, भेदभाव, उच्च नीचता, विषमता को जलाकर बैड हैबिट्स को नष्ट किया था, बैड हैबिट्स को नष्ट किया था। अपनों को उन बेड़ियों से मुक्त होने का संदेश दिया। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग का निर्माण कर अपने अनुभवों का रिकंस्ट्रक्शन किया। सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्माण किया। अनेक संभावनाओं को जन्म दिया।
समाज का पुनर्निर्माण किया, पुनर्गठन किया, आपको और हमें खुले विचारों से, ओपन माइंड से सोचने का अवसर प्रदान किया, अपना जीवन बदलने का, नवाचार दिखाने का मार्ग दिया। यही तो है लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक अपनी किताब डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में कहते हैं, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस। यह एक्सपीरियंस ही अपने जीवन को रिकंस्ट्रक्शन करना है। यह दो प्रकार का होता है, एक्टिव एक्सपीरियंस एंड पैसिव एक्सपीरियंस। द कनेक्शन ऑफ दिस टू फेजेस, यानी जो उनकी एक किताब है उसके चैप्टर 11 में उन्होंने लिखा है, एक्सपीरियंस एंड थिंकिंग में, द कनेक्शन ऑफ दिस टू फेजेस, यानी एक्टिव एक्सपीरियंस एंड पैसिव एक्सपीरियंस ऑफ experiences measure the fruitfulness or values of the experience. To learn from the experience, it is to make a backward and forward connection between what we do to things and what we energy or suffer from things in a consequence। यानी अपने अनुभव के परिणामों से, अपने जीवन के विचारों से ही पुनर्गठन संभव है। जितना अच्छा अनुभव होगा उतना अच्छा उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। इसी तरह चैप्टर 22 में वो लिखते हैं, द इंडिविजुअलिज्म, द इंडिविजुअलिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द ग्रीप of authority of customs and traditions as a standards of beliefs। यानी रीति रिवाज और परंपराओं की पकड़ से, बेड़ियों की जकड़ से मुक्तता पाना, यह भी एक इंडिविजुअलिज्म का कारण है। A progressive society counts individuals variation as a precious since it finds in them the means of its own growth। Hence a democratic society, hence देखो यहाँ पर बोलते हैं, hence a democratic society must in consistency with its ideal allow for intellectual freedom and the play of diverse gift and interest in the educational measure। सहकार्य, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, यह हमारे लोकतंत्र का मूल है। लोकतंत्र केवल शासन व्यवस्था नहीं है, वह सामाजिक सहजीवन की अभिव्यक्ति है। शिक्षा जीवन के सामाजिक सातत्य का माध्यम है। जीवन स्वयं अपने आप में एक स्वयं पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया है। सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है। ज्ञान, अनुभव, श्रद्धा, आकांक्षा, रूढ़ि, परंपरा, कौशल, यह शिक्षा से ही संक्रमित की जा सकती है। शिक्षा सामाजिक है। शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करती है। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन के पहले चैप्टर में एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ के पहली लाइन में प्रोफेसर जॉन डिवेजी लिखते हैं, द मोस्ट नोटेबल डिस्टिंक्शन, ये 1 मिनट सरकारी, the most notable distinction between living and inanimate, मतलब inanimate मतलब निर्जीव things is that the former maintain themselves by renewal। सजीव और निर्जीव के लक्षण क्या है, यह उन्होंने इसमें बताया है, समझाया है। हमें सजीव के लक्षण अपनाकर जीवन जीना है या निर्जीव के लक्षणों के साथ जीना है, इस पर भी आपको सोचना है। आज हम सजीव होते हुए भी निर्जीव के लक्षण अपनाए तो हम और आप भी मूर्त है, निर्जीव है। यह बात प्रोफेसर जॉन डिवेजी ने समझाई है। उन्होंने पत्थर का उदाहरण देकर समझाया है। A stone when struck resists, if its resistance is greater than the force of the blow struck, it remains outwardly unchanged, otherwise it is shattered into smaller bits। Never does the stone attempt to react in such a way that
It may maintain itself against the blows, much less so as to render the blow a contributing factor to its own continued action, while the living things may easily be crushed by superior force. It none the less tries to turn the energies which acts upon it into a means of its own further existence. It cannot do. It does not just split into smaller pieces, at least in the higher forms of life, but loses its identity as a living of thing. प्रोफेसर जॉन डीवेजी सजीव और निर्जीव के लक्षण को समझाने के लिए कहते हैं, अगर हम जोर से बलपूर्वक ताकत से पत्थर पर हथौड़ा मारते हैं तो वो फूट जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या वह छोटे छोटे टुकड़े पुनः एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? पत्थर की वह पहली स्थिति मजबूत पत्थर पुनः बन सकता है? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि पत्थर निर्जीव है। लेकिन सजीव एवं जीवित व्यक्ति अपने जीवन का अस्तित्व कायम रखने के लिए अपने आप को रिन्यूअल करते हैं। सजीव रिन्यूअल कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रोफेसर जॉन डीवेजी कहते हैं, अगर किसी पावरफुल सत्ता ने, अत्याचारी ताकतवर सत्ता ने सजीव को, मानव को, इंसान को बड़े ताकत से कुचला, उसके मानव अधिकारों से वंचित किया, उसे गरिमापूर्ण जीवन से वंचित किया, उसके जीवन को उद्ध्वस्त किया, कुचला, उसे सताया, दुख दिया, भय उत्पन्न किया, असुरक्षितता निर्माण की, और फिर भी आप उस क्रूर ताकत का, अत्याचारी सत्ता का मुकाबला नहीं कर पाए, उस स्थिति से अपने आप को नहीं उबार पाए, अपना जीना, अपना जीवन बेहतर नहीं बना पाए और कुचलने वालों की कत्तल खानों की उस मशीन में पिसते रहे, पिसाते रहे, तो आप और हम भी निर्जीव है, सजीव होते हुए भी निर्जीव है। हमें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा, अत्याचारों का मुकाबला करना के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा रखने के लिए, बहुसंख्य जनता को अपना गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए, वेलफेयर स्टेट की स्थिति निर्माण करने के लिए, द्रव्य बल, मनुष्य बल, मानसिक बल की स्थिति का निर्माण करनी होगी। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। एसोसिएट लाइफ निर्माण करना होगा, कम्युनिकेशन, कोएग्जिस्टेंस, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के जरिए, क्रिएटिव कम्युनिटी विथ सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की निर्माण करनी होगी। जैसे जॉन डीवेजी ने कहा है, एनलार्ज योर माइंड, enlarge your capacity, enlarge your ability, enlarge your vision to think for self renewal process and the reconstruct ourself, our society, our nation. सहकारियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 25 नवंबर 1949 का वो भाषण, और उन्होंने जो इशारा दिया था जिस विषमतावादी स्थिति का, आप सारे जानते हैं, हमें उस भाषण को हमेशा याद रखना होगा। वन वोट वन वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन जो विषमतावादी परिस्थितियां निर्माण की गई है, उस सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमता को आज हमें अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करके दूर करना होगा। आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सहकारियों, आज वक्त आ गया है, हमारे अपने देश की बहुसंख्य जनता को भय, भूख, बीमारी, बेकारी, असुरक्षितता में धकेलने वालों को, अच्छी शिक्षा से वंचित रखने वालों को, हमारे अपने अधिकारों को कुचलने वालों को, कुचलने वाले का डटकर मुकाबला करें। ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्टेड बनकर कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करें। वेलफेयर स्टेट, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था, शासन, प्रशासन और सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए अपने आप को रिन्यूअल करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, एनालाइज द पास्ट बट डिजाइन फॉर फ्यूचर। सहकारियों, टू ह्यूमनाइज, टू रिविटलाइज, टू रिनोवेट, टू रिजुनेट Ambedkarism, reconstruct ourselves with a renewal of life. सहकारियों,
समझाने वालों को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। महान अशोका का रहा जाएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल, एंड ओवर टू नाइस।